ईरान इसराइल तनाज़ा हम देख रहे हैं दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और जिस तरीके से ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक इसराइल पर कर दिया है, उसके बाद आपको लग रहा है कि जो मामला सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं दीगर ममालिक की जानिब से, कुछ मामला डीएस्केलेशन की तरफ मुस्तकबिल करीब में जाते आप देख रहे हैं या मजीद शिद्दत ही देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। ना देखिए, बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हर हालत में मुज़ाकरात का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती है तो इस जंग में अगर और फ़रीक शामिल हो जाते हैं, जैसा कि ख़तरा लग रहा है कि अमेरिका जो है वो डायरेक्ट अगर शामिल हो जाता है तो फिर ये जंग बहुत फैल सकती है और ये कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती है। मैं ये याद कराता चलूँ कि देखें, दुनिया की तारीख की स्टडी करें तो पहली आलमी जंग हो या दूसरी आलमी जंग हो, वो एक छोटे से तनाज़ा से शुरू होती होती सब पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले लिया। और मौजूदा हालात में जहाँ ऑलरेडी दुनिया में इतनी जंगें चल रही हैं, इतने बड़े मसाइल हैं, और उसके अंदर अगर कोई ऐसी बड़ी जंग छिड़ गई जिसके अंदर अमेरिका और उसके बाद चीन, रूस या कोई और ममालिक शामिल हो गए, तो सूरत हाल जो है वो क़यामत खेजी से कम नहीं होगी। और इस सब का जिम्मेदार उस नेतन्याहू का पागलपन होगा, उस नेतन्याहू की वजह से होगा जो गजा का कातिल है, गजा में जिसने बर्बरियत की और जो अग्रेसर है। और सबसे अहम बात यह है कि अभी तक जो सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ जो सेंस प्रिवेल कर रही है वो ईरान की तरफ से है कि ईरान कहीं पर भी मुज़ाकरात का मौका या मामले का हल करने का जो मौका है उसको जाया नहीं कर रहा, कहीं हटदर्मी नहीं दिखा रहा। चाहे वो आज के जेनेवा में होने वाले यूरोपीय वज़राए खारजा के साथ मुज़ाकरात हो, चाहे वो सलामती कौंसिल में, आपको बताता चलूं कि चीन, रूस और पाकिस्तान की वजह से आज सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया गया है कि इस मसले का हल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से किया जाए। और वहां पर डर जो लग रहा है वो यही है कि सलामती कौंसिल में कोई भी ऐसी करारदाद जो मेरिट के ऊपर हो और इसराइल के खिलाफ हो, उसको अमेरिका जो है वो वीटो कर देता है। अब इस वक्त सदर ट्रंप ने, मैं समझता हूँ, अपनी रिवायत से हटकर अच्छा फैसला किया है कि फौरी तौर पर जंग में कूदने से बजाय 2 हफ्ते का कहा है। बिल्कुल, आपसे हामिद साहब यही मैं सवाल करने वाला था कि ये जो 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम दिया गया है, ये आपके ख्याल में क्यों दिया गया है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये 2 हफ्ते इसलिए दिए गए हैं कि अगर कोई सूरत हाल बन जाए, कोई अमन मुआहिदा हो जाए और उसके अंदर ये है कि कोशिश ये उनकी होगी कि दुनिया को ये जाहिर किया जाए कि ईरान जो है वो शायद तमाम शराइत मान गया है, लेकिन ईरान की तरफ से जो बड़ा वाज़ेह है कि वो सरेंडर के ऊपर नहीं मानेगा। वो ऑलरेडी जो जितनी शराइत मान चुका है उसके बाद उसके पास ज्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह आपने पढ़ा होगा कि नेतन्याहू ने ये कहा कि शायद उनको 1 हफ्ते में वो मजीद हमलों में शिद्दत करके तो ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे, जबकि मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अली, उसकी बड़ी अहम वजह यह है कि ईरान के पास अभी बहुत सारे, जिसको आप उर्दू में कहते हैं ना, तुर्क के पत्ते हैं, उसके पास है कि वो अपना हरम बंद कर दे और दुनिया का 20% तेल की जो रसाई है, रसद है। अच्छा, इसका इंडिया भी दे चुका है ना ईरान के, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर बंद कर देता है तो उसके बाद फिर दिक्कत तो इन सारे ममालिक को ही होगी। पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई चेन खराब हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि ये जो ईरान ने कहा कि वो एनपीटी से, यानी नेशनल जो प्रोलिफिकेशन वो जो है ट्रीटी है, वो जो न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी एनपीटी जिसको कहते हैं, अगर उससे वो बाहर आ जाता है तो वो उसके बाद तो समझिए कि खुली ऐलान होगा ईरान की तरफ से कि वो अब एटमी ताकत बनने जा रहा है, क्योंकि एनपीटी पे इसराइल ने दस्तखत नहीं किए। सो इखलाकी तौर पर इसराइल या दुनिया के पास कोई जवाब नहीं है कि वो ईरान को एनपीटी से बाहर आने से रोके। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो इखलाकी ग्राउंड्स की आप बात कर रहे हैं, मॉरल ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस वक्त इसराइल और अमेरिका ये लूज करता चला जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 30 साल से तो ये दावा किया जा रहा है ये इसराइल की जानिब से भी कि बहुत करीब है ईरान जो है एटमी हथियार बनाने के। और अब भी जब कैरोलिन लेविट ने, जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है, उन्होंने अपना बयान दिया तो उसमें भी उनका ये कहना था कि ईरान करीब है जौहरी ताकत बनने के। तो आपको लगता है कि इसमें मॉरल ग्राउंड्स लूज कर रहे हैं वो? देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये जो ईरान और अमेरिका की तरफ से इल्जामात हैं, ये तो हम पिछले 15 साल से सुन रहे हैं। आप नेतन्याहू की 2009 की तकरीर उठाएं,
फिर उसके बाद 2015 की बहसीत वजीर आजम तकरीर उठा के देखें, सेम वर्डिंग है जी कि चंद महीनों में, चंद दिनों में ईरान एटमी धमाका कर देगा। फिर 2019 में चीखते रहे। ये वो अवाम को मैं समझता हूँ जो फॉल्स न्यूज और मिस गाइड करने का नैरेटिव है, ये उसकी बुनियाद के ऊपर पूरी ईरान की जंग खड़ी कर दी। और उससे पहले अमेरिका ने जब सद्दाम हुसैन पे इराक पर हमला किया वेपन ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर, WMDs पे, तो वो भी सिर्फ झूठ के पलंदा के अलावा कुछ ना निकला। मैं ये समझता हूँ कि ईरान दुनिया को सरप्राइज कर सकता है। ईरान अगर, लेकिन उसकी वजह क्या होगा? उसकी वजह होगी अमेरिका, इसराइल और बाकी दुनिया जिसने ईरान को दीवार के साथ लगाया। यानी कि आपने उन पे पाबंदियां लगाई, IAEA ने उन पर हर तरह से चेक्स रखे, उस सब के बावजूद उस कौम ने अपने आप को सरवाइव किया। पूरी दुनिया से कट कर, पूरी दुनिया की पाबंदियां सहने के बावजूद उन्होंने अपने आप को मनवाया। तो उसके बाद भी अगर आप उस कौम के ऊपर मजीद सख्ती करेंगे तो फिर उसके पास हक है कि वो रिटेलिएट करे। और रिटेलिएशन मिसाइल टेक्नोलॉजी की शक्ल में नजर आ रहा है। रिटेलिएशन जो है वो उनकी बहुत सारे मामलात में फिर नजर आएगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमें सब एक और चीज़, गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर से इसराइल ने जो है वो ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने के जंगी अज़्म का इजहार किया है। इससे पहले भी करता रहा है और वो ये कह रहे हैं कि हम जड़ से इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसलिए फिर ज़रूरी है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई को वो कत्ल कर दें। और उनके पास तमाम इन्फॉर्मेशन है कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, वो किसी भी वक्त ये कर सकते हैं, जैसे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बारे में कहा। आपको क्या लगता है कि ये कुछ प्रेशर टैक्टिक्स हैं या वाकई ऐसा इरादा इसराइल रखता है? क्या अवाम में पैनिक क्रिएट करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है? आप क्या समझते हैं? देखिए ही ना, बात यह है कि हमने देखा कि ईरान के खिलाफ जब पहले दिन हमले हुए और जिस अंदाज में 6 अहम तरीन लीडर, पासदार इनकलाब के जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जोहरी साइंसदान, इनकी शहादतें हुई, तो उससे एक तासुर तो गया। और उससे पहले हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह को, इस्माइल हनिया को जिस अंदाज में इसराइल ने कत्ल किया, टारगेट किलिंग, इससे लगता है कि उनके पास बड़ी खतरनाक हद तक एक्यूरेट मालूमात और टेक्नोलॉजी है। लेकिन आप ये समझे कि ये अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत खतरनाक इकदाम होगा। इसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर ईरान के जो लोग हैं, ईरान के साथी या शिया जो कम्युनिटी है और फिर सुन्नी मुसलमान जो है, वो सारे अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हो जाएंगे। और उनके तमाम मुफादात जो अमेरिका और इसराइल के हैं उनके खिलाफ बहुत बड़े हमले होंगे, बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आएगा। ये एक ऐसा पागलपन वाला इकदाम होगा जिसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि जंग बहुत बड़ी हद तक फैल जाएगी। और एक और चीज बड़ी अहम है वो समझने की, वो ये कि अगर इसराइल ये समझता है कि इस सूरत हाल से वो खित्ते में रिजीम चेंज कर सकेगा और रजा पहलवी के खानदान को, उनके बेटे को या किसी को ला के हुकूमत में बिठा सकेगा, तो ये मेरा ख्याल है उनकी खामख्याली है, ये उनकी बेवकूफी। बिल्कुल, क्योंकि ईरान के लोग जो हैं वो इनकलाब के साथ जुड़े हुए हैं। वो कोई भी बाहर से इंपोर्टेड निजाम कबूल नहीं करेंगे। ये कोशिश पहले भी हो चुकी, माजी में भी कई बार, लेकिन उसमें इनको नाकामी हुई। और एक खामनाई जो है वो बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका इक़दाम कत्ल या शहादत जो है वो पूरी दुनिया में अमेरिका, ईरान और उसके साथियों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही। और जो मजहबी शख्सियत हैं आयतुल्लाह सिस्तानी, उनके बयान से भी ये लगता है कि ये सिलसिला जुड़ा रहेगा कहीं ना कहीं। अच्छा, ये बताइएगा हमें साहब, अभी सिफाती सतह पर हम इसको देखते हैं और मौजूदा सूरत हाल तो हमने डिस्कस कर ही लिए, लेकिन सिफाती सतह पे हमें चीन और रूस अब बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो पहले हफ्ते में खामोश रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो खामोश क्यों थे और अब क्यों बात हो रही? देखिए अली, आप देखिए कि रूस, चाइना की खूबी है कि वो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट के मामला से कोशिश करता है खुद को दूर रखे, जब तक उसको ये नजर ना आए कि उसका भी वहां पर इंटरफेरेंस या बोलना नागुज़ीर है। लेकिन आप ये देखें कि वो जब बोलते हैं तो उनकी बात के अंदर एक इंतहाई वजन होता है। और इसी तरह रूस के सदर पुतिन ने तो तीसरे दिन जो है वो मुसालहत कराने की और बीच में मीडिएशन की जो है वो पेशकश कर दी थी। और वो उसी बुनियाद के ऊपर कि उनको ये अंदाजा है कि वो खित्ते के अंदर ईरान पर भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ताल्लुकात हैं। और दूसरा ये कि वो मेरिट के ऊपर हो सकता है कि इस झगड़े को बेहतर तरीके से हल करवा सके। और एक और चीज हमें समझनी होगी, वो ये कि चाइना जो है
वो हत्तुल विसा कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को ये समझाया जाए कि अब खित्ते में या पूरी दुनिया में अमेरिका अकेली सुपर पावर नहीं जो दुनिया के फैसले अपनी ताकत के जोर पे कराता फिरे। ये 80s नहीं, ये 90s नहीं, ये अर्ली 2000 नहीं, ये 2025 चल रहा है। और चाइना जो है वो मुकम्मल तौर पर एक सुपर पावर की हैसियत इख्तियार कर चुका है। रूस एक साबका सुपर पावर है, मौजूदा दौर में भी उसका एक अपना मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुकी है। और एक छोटी सी चीज ये है कि आज मैं ये समझता हूँ कि ईरान जिस अंदाज से इतना जबरदस्त जवाब दे रहा है इसराइल को, ये इसराइल ने तवक्को नहीं की थी। इसीलिए तल अवीव के शहरी जो हैं वो एहतजाज पे भी उतर आए हैं। और मैंने ये जंग के दूसरे दिन कहा था कि अगर 10-15 दिन तक ईरान ने इसी तरह हमले जारी रखे तो खुद इसराइल में जो तमाम शहरी हैं, तल अवीव में यहूदी जो हैं, वो खुद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पे होंगे, क्योंकि ये सारा नेतन्याहू का पॉलिटिकल एजेंडा है जिसको वो पूरा करना चाह रहे हैं।